भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, ज्योतिराव फुले के बारे में रखा है, जो मेरे ख्याल से बहुत स्वागत योग्य है। और आज अगर देश की आगे वाली पीढ़ी ये नहीं समझेगी कि जाति व्यवस्था जो भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा रोग है, उसके उन्मूलन के लिए ज्योतिराव फुले जैसे लोगों ने, अम्बेडकर जैसे लोगों ने किस प्रकार से काम किया, तो मेरे ख्याल से हम अपने देश की सच्चाई को पहचान नहीं सकेंगे और वो बहुत गलत होगा। तो मेरे लिए हिसाब से तो कर्नाटक में जो परिवर्तन आए, बहुत स्वागत योग्य है। ये मत समझिए कि भई हिंदू मुसलमान में कोई जिसमें हिंदू राष्ट्रवाद मुस्लिम राष्ट्रवाद में भेद है। दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो जी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग ने इस प्रकार के इतिहास को लाकर हिंदुओं के खिलाफ नफरत पैदा की और एक इस प्रकार की राज्य व्यवस्था की बात की जो आज पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ से ले जा रही है। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का भी जो रास्ता है वो वही है। बीजेपी सत्ता में असरदार रहती है तो वो हिंदू राष्ट्रवाद के प्रतीकों को, हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा को डालती है, इतिहास को हिंदू राष्ट्र के नजरिए से पेश करती है। और कांग्रेस और प्रगतिशील ताकतें अगर सत्ता में रहीं तो वो कोशिश करती हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद उसके आधार पर इतिहास हो। गोलवलकर सावरकर आउट, अंबेडकर फूले इन। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कर्नाटक। कर्नाटक में सरकार बदलते इतिहास का खेल फिर शुरू हुआ है। इसकी पूरी व्याख्या इस एपिसोड में होगी। जो लोग इतिहास कंट्रोल करते हैं वो राजनीति भी कंट्रोल करते हैं। इतिहास में सत्ता का खेल होता है। भारत के दलित बहुजन जो राजनीति करते हैं उनको शायद इसका पता हो या ना हो। इतिहासकार और इतिहासकार की क्या भूमिका है पता हो या न, लेकिन दुनिया भर के रूलिंग एलिट्स हिस्ट्री और हिस्टोरियन के रोल को जानते हैं। इसीलिए जब सरकारें बदलती हैं तो सबसे पहले इतिहास के सिलेबस पर प्रहार होता है। सावरकर गोलवलकर सिलेबस में है। अगर मैं इतिहास के शिक्षक छात्र होने के नाते मैं कहूँ तो मैं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि इस बहाने उनकी पूरी सर्जरी होगी। लेकिन जब आजादी हुई और संविधान लगा तो ये संविधान का बनना इगालिटेरियन सोसाइटी के मार्ग में, के बड़े एजेंडा में, बड़े मिशन में एक पहला महत्वपूर्ण लैंडमार्क था। इसीलिए योजना ये थी कि जिन लोगों ने, जिन महापुरुषों ने, जिन स्टेट्समैन जो इगालिटेरियन सोसाइटी की ओर जिन्होंने कदम बढ़ाया, स्ट्रगल किया, उनको पढ़ाया जाए, उनके जीवन के आदर्शों से रूबरू कराई जाए। अंबेडकर साहब, फुले साहब उन महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज में से रहे। लेकिन क्या गोलवलकर और सावरकर एक इगालिटेरियन सोसाइटी की ओर बढ़ने वाले उनके सिद्धांत थे? सवाल ये है। इसलिए स्कूल और में बच्चों को क्या पढ़ाया जाए ये बहुत जरूरी होता है। इसी में पूरी चर्चा है इस एपिसोड में। प्रोफेसर राम पुरियानी साहब हैं, लगातार आप सुन रहे हैं गोलवलकर आरएसएस पे और सावरकर पे बढ़िया काम है। कई किताब आप सुन चुके हैं अम्बेडकर नामा पर। तो जो ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है उसी पे चर्चा है। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। धन्यवाद रतनलाल। क्या अब कांग्रेस वाकई मूड में आ गई क्या? अब वो अब देखिए, खेल समझ गई है कि अब बगैर आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी के, बगैर इनसे आर पार टकराए हुए, वैचारिक मुठभेड़ किए हुए राजनीति में बने रहना संभव नहीं है। मूड में है कांग्रेस। मुझे लगता है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने जो कदम उठाए हैं, वो पहले जी। तो आपको याद होगा कि उन्होंने कहा जो भी नफरत फैलाने वाले हैं, वो हम्म। पॉपुलर फ्रंट इंडिया हो या बजरंग दल हो, उनको बैन करेंगे। वहां से भाजपा ने बजरंग बली और बजरंग दल को जोड़ने की एक कोशिश की, जो जी। नाकामयाब रही। और कई लोगों को डर लगा कि कांग्रेस ने ये जो मुद्दा छेड़ा है, उसके कारण हम्म। भारतीय पार्टी को बहुत लाभ होगा। पर अब लोग हम्म। समझ चुके हैं कि इस प्रकार से कहाँ बजरंग बली और कहाँ बजरंग दल, कहाँ एक हम्म। व्यक्ति अपने भगवान के प्रति समर्पित था और कहाँ बजरंग दल जो सड़कों पर हिंसा करता है, लोगों को डराता है। तो इन दोनों में जो उन्होंने मेल लाने की कोशिश की, और यही भाजपा की कोशिश रहती है कि इस प्रकार के चीजों को जोड़कर उनके नफरत के एजेंडा को बढ़ाएं। तो वो एक हम्म। कोशिश नाकामयाब रही। अब कांग्रेस सरकार जो वहाँ आई है, पूर्ण बहुमत से आई है, अच्छे बहुमत से आई है। इस बार उनको डर नहीं है कि ऑपरेशन कमल हो जाएगा
या एक छोटी पार्टी है उसको चीफ मिनिस्टरशिप देनी पड़ेगी और उसके आधार पे हम अपने पूरे बातों को सामने रख सकेंगे, नहीं। तो ये आने के बाद मुझे लगता है कर्नाटक सरकार का बहुत स्वागत किया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी वास्तविकता जो है, वास्तविक राजनीतिक है, उसके अनुसार टेक्स्ट बुक्स में परिवर्तन करने की शुरुआत की है। वैसे अब ये हो गया है भारत में टेक्स्ट बुक एक फुटबॉल हो गया है कि जब सांप्रदायिक राजनीति बीजेपी सत्ता में असरदार रहती है तो वो हिंदू राष्ट्रवाद के प्रतीकों को, हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा को डालती है, इतिहास को हिंदू राष्ट्र के नजरिए से पेश करती है। और कांग्रेस और प्रगतिशील ताकतें अगर सत्ता में रहीं तो वो कोशिश करती हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद उसके आधार पे इतिहास हो, इतिहास में नफरत को छोड़कर जो हमारी मिली जुली संस्कृति सभ्यता है उसकी बात हो, इतिहास में जो सामाजिक परिवर्तन के लिए महापुरुषों ने योगदान दिया है उनकी बात हो। तो अभी आप जो कह रहे हैं कर्नाटक में हुआ, ये बहुत एक सिंबॉलिक भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। अब एक तरफ जी देखिए, ऑपरेशन कमल के बाद बीजेपी वहां सत्ता में आई और बीजेपी सत्ता में, जैसे आपने कहा, सत्ता के साथ साथ इतिहास को बनाना। अब यहाँ एक मैं आगे आने के पहले एक मजेदार चीज आपको जोड़ देता हूँ। जी एक जी एरिक हॉब्सबॉम नाम के एक बड़े इतिहासकार हैं सॉरी हाँ और हिस्टोरियन है। उन्होंने लिखा कि इतिहास राष्ट्रवाद के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अफीमची के लिए अफीम। हम्म तो राष्ट्रवाद, जैसे हिंदू राष्ट्रवाद आएगा वो अपना इतिहास तय करेगा, मुस्लिम राष्ट्रवाद पाकिस्तान में है उसने अपना इतिहास बनाया है। ये मत समझिए कि भाई हिंदू मुसलमान में कोई, जिसमें हिंदू राष्ट्रवाद मुसलमान मुस्लिम राष्ट्रवाद में भेद है। दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो जी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग ने इस प्रकार के इतिहास को लाकर हिंदुओं के खिलाफ नफरत पैदा की और एक इस प्रकार की राज्य व्यवस्था की बात की जो आज पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ से ले जा रही है। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का भी जो रास्ता है वो वही है। सिर्फ यही है उसमें, जहां वो मुस्लिम राजाओं का गुणगान करते हैं, यहाँ हिंदू राजाओं का गुणगान करते हैं। जहां वो मुस्लिम ऊंच नीच की व्यवस्था का समर्थन करते हैं या हिंदू ऊंच नीच की व्यवस्था का समर्थन करते हैं। तो कर्नाटक में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने, अब आश्चर्य करते हैं कि आज उनके स्पोक्समैन डिफेंड कर रहे हैं एक तरफ से हेडगेवार को, सावरकर को, गोलवलकर को। अब वो कहते हैं कि हेडगेवार ने करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी। अब हेडगेवार की एक बात सही है कि 1920 के जंगल सत्याग्रह में वो थे। बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। आप ये सब तो हम जानते हैं, कांग्रेस छोड़ दी। और जब वहाँ महाराष्ट्र में विदर्भ में ब्राह्मण विरोधी, जमींदारी विरोधी आंदोलन चालू हुआ तो हेडगेवार और बाकी सवर्ण ब्राह्मणों ने आरएसएस की स्थापना की। उनका मुख्य उद्देश्य था कि भाई जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, मुख्य बात ये थी, समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, दलितों का, गरीब किसानों का बराबरी की तरफ जाने की रास्ते के लिए तरफ जो जा रहे हैं उसका विरोध किया जाए। उसके लिए आरएसएस को बनाया और उनको एक आदर्श पुरुष के रूप में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उसको प्रस्तुत करती है। तो जो हेडगेवार का ये था। और एक और मजेदार बात देखिए, 1930 में जब फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, सिविल ये नागरिक नाफरमानी आंदोलन हुआ, तो जी उसमें हेडगेवार ने उसमें भाग लिया। अब लोग हैरान में पड़ जाते हैं कि भाई हेडगेवार राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रहे हैं, देखिए आरएसएस ने कितना बड़ा काम किया। और उसकी सच्चाई क्या है ये हमें समझना चाहिए। हेडगेवार ने कहा मुझे अपने आरएसएस को विस्तारित करना है, आरएसएस को विस्तारित करना है, हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना है। और अभी जो लोग इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं वो बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं, वो जेल में जा रहे हैं। तो मैं भी अगर जेल में जाऊं तो उन कार्यकर्ताओं से मेरा संपर्क आएगा जिससे मैं आरएसएस को मजबूत करूंगा। पर उन्होंने आरएसएस के संगठन को इससे दूर रखा। आरएसएस के सरसंघ चालक थे, सर्वोपरि लीडर थे, उन्होंने उससे टेम्पररीली अलग हो गए, अपने मित्र को सरसंघ चालक बना दिया। और वो आंदोलन 2 साल जेल में रहे, 2 साल जेल में रहे। और वो क्लियर कट उन्होंने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को कहा कि आप इसमें भाग नहीं लेंगे। और उसकी एक कहानी है। एक सज्जन आए डॉक्टर हेडगेवार के पास, उन्होंने कहा डॉक्टर जी, उनको डॉक्टर जी बुलाते हैं आरएसएस के लोग, डॉक्टर जी मैंने अपने परिवार के लिए 2 साल का इंतजाम करके रखा है पैसे का, तो मैं
इस राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहता हूँ। तो डॉक्टर जी ने उनको कहा, ये राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेके क्या करोगे? उससे अच्छा तो आप आरएसएस में आ जाओ। आपके पास 2 साल के लिए सुविधा है ना, तो आप आरएसएस में आ जाइए और आरएसएस के संगठन खुद कीजिए। तो वो सज्जन जो इस आधार पे आए थे, ना उन्होंने फिर राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया, ना वो आरएसएस में आए। और इसी बात को लेकर 1942 के भी आंदोलन में उनके जो उत्तराधिकारी थे गोलवलकर, उन्होंने भी इसी बात को कहा कि डॉक्टर जी ने उस समय कहा था राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे, इसलिए आरएसएस संगठन के रूप में उसमें नहीं जुड़ा। हेडगेवार निजी रूप से गए, पर उनका कारण स्पष्ट था। कारण ये नहीं था ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देना, कारण ये नहीं था कि जो आंदोलन चल रहा था उसमें मजबूती करना, कारण ये था आरएसएस के लिए ज्यादा सिंपैथाइजर्स को, उनकी सहानुभूति रखने वाले लोगों को, आरएसएस में काम कर सकने वाले लोगों को जोड़ना। और एक मजेदार बात ये है, ये शमसुल इस्लाम लिखते हैं कि जब डॉक्टर जी जेल गए और जेल से छूटकर जब आ रहे थे, तो जेल से छूटकर जब आ रहे थे तो उनके जो कपड़े थे वो छोटे हो गए, क्योंकि जेल में रहकर उनकी जेलर से अच्छी दोस्ती हो गई, जेलर से अच्छी दोस्ती हो गई, उनका वजन बढ़ गया, तो उनका जो पुराना कोट था वो उनको फिट नहीं बैठ रहा था। अब कर्नाटक में इसको पढ़ाया गया। अब दूसरा जो सावरकर के बारे में कविता रखी गई थी जिसको हटाया गया, वो तो और भी मजेदार कविता है। अब जो कवित्री है ने कल्पना की इतनी बड़ी उड़ान कही कि भाई सावरकर ये अंडमान जेल में थे, देश के प्रति इतने विचलित रहते थे। वो ये नहीं बताते कि इन्होंने कितने माफीनामे लिखे, कैसे अंग्रेजों के सामने सिर झुकाया और अंग्रेजों की पैरवी की। वो ये लिखती हैं कि देश के प्रति इतने बेचैन थे कि रोज रात को बुलबुल पर बैठकर वो भारत आते थे अपने देश को देखने के लिए। अब इनकी टेक्स्ट बुक में क्या जगह होना चाहिए ऐसी कविताओं की? ये तो मजाक वाली बात हो गई कि बुलबुल, पहले वो पुष्पक विमान की बात करते थे, तो ये पुष्पक विमान से भी आगे निकल गए, बुलबुल पर बैठकर ये सवारी करने लग गए। तो खैर, इस प्रकार की चीजों को, जिसका एक राष्ट्रीय नजरिया भी आप देखिए, देश के पैमाने पर भी जो एनसीईआरटी ने किताबों में परिवर्तन लाया है, उसमें भी उनका यही रवैया है कि हिंदू राष्ट्रवाद को मजबूत किया जाए, वैज्ञानिक सोच को, साइंटिफिक टेम्पर को कमजोर किया जाए और आगे आने वाली पीढ़ी में ऐसे विचार भरे जाएं जिससे कि भारतीय राष्ट्रवाद और उनके मूल्यों की प्रतिमा को कम किया जाए। अब एक आपने जो बात कही उसमें मैं थोड़ा और जोड़ देना चाहता हूँ। अभी उन्होंने इसमें एक तरफ से भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, ज्योतिराव फुले के बारे में रखा है, जो मेरे ख्याल से बहुत स्वागत योग्य है। और आज अगर देश की आगे वाली पीढ़ी ये नहीं समझेगी कि जाति व्यवस्था जो भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा रोग है, उसके उन्मूलन के लिए ज्योतिराव फुले जैसे लोगों ने, अम्बेडकर जैसे लोगों ने किस प्रकार से काम किया, तो मेरे ख्याल से हम अपने देश की सच्चाई को पहचान नहीं सकेंगे और वो बहुत गलत होगा। तो मेरे लिए हिसाब से तो कर्नाटक में जो परिवर्तन आए बहुत स्वागत योग्य है। और यही न रुक के इसको पूरा रैशनलाइजेशन करके जो पूरा सिलेबस इन्होंने पिछले सालों में खराब किया है, उसको एक सिलसिलेवार तरीके से रखें ताकि पूरे देश के लिए भी एक आदर्श ये सिलेबस बन सके। क्योंकि एनसीईआरटी तो अभी बीजेपी के हाथ में है, वो ऐसी चीजों को रख रहा है, कहीं डार्विन को निकाल रहा है, कहीं मौलाना आजाद को निकाल रहा है, कहीं मुगलों को निकाल रहा है और ये सब चीजें जो कर रहा है, तो उसके बरक्स अगर कर्नाटक की सरकार इस प्रकार के महत्वपूर्ण कदम उठाती है तो मेरे ख्याल से पूरे देश के लिए वो एक आदर्श बात होगी और हमारे समाज में जो वास्तविक मूल्य हमारे आगे की जनरेशन पे जाना चाहिए, आगे की पीढ़ियों पे जाना चाहिए, उसकी एक महत्वपूर्ण शुरुआत हो सकती है। सर 2024 में लोकसभा चुनाव है जी। और क्या लगता है कि कांग्रेस इसको नेशनल लेवल पर इस एजेंडा को पुश करेगी, हिस्ट्री राइटिंग के पूरे पॉलिटिक्स को? और दूसरा, महाराष्ट्र में कैसे महाविकास आघाड़ी के साथ तालमेल बैठाएगी, क्योंकि वहां पर जो शिवसेना है सावरकर को लेकर वो भी पॉजिटिव है। अब देखिए इसमें अंतर विरोध तो है। अब जी यही सेना थी जो 1992-93 के दंगों में बहुत सक्रिय थी और आज जिन बाला साहब ठाकरे के नाम पे सब लोग गुणगान करते हैं, सब लोग नमन करते हैं, श्री कृष्ण कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा
कि 92-93 के दंगों को बाला साहब ठाकरे एक जनरल के रूप में संचालित कर रहे थे। तो हम्म, ये उनकी स्टार्टिंग अवसरवादी विचारधारा, अवसरवादी राजनीति के आधार पे चलते थे। तो अभी ये तालमेल बिठाना कोई बहुत कठिन काम नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी जो पीढ़ी आई है बाला साहब ठाकरे के बाद, अगली पीढ़ी में उस प्रकार की अवसरवादिता, उस प्रकार की धर्मांधता, उस प्रकार से जो वास्तविक हिंदू राष्ट्र की राजनीति है, उसमें वो वैसा विश्वास नहीं रखते। वो नहीं नफ़रत की, कर खास तौर से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये नफ़रत की राजनीति में विश्वास रखने वाले लोग नहीं हैं। और ख़ैर एक सावरकर को प्रतीक के रूप में लिया गया है, उन्होंने इसको ले लिया है, तो इसको अगर हम ना खींचे, तो उस एक मुद्दे के आधार पे तालमेल को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे उम्मीद है तालमेल अच्छे से बैठ जाएगा, इससे ऐसे जी। छोटे मुद्दों के बावजूद। एक और बात है सर कि कांग्रेस पे हमेशा ये एक आरोप लगता रहा कि सिर्फ नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी, तमाम ये लोग उसको बढ़ाते हैं और तमाम करते हैं, अम्बेडकर, फुले को इग्नोर करते हैं। तो देश में जो बदलते सामाजिक हालात हैं, क्या इस इंजीनियरिंग को, इस आइडिया को कांग्रेस बेहतर तरीके से समझ रही? वो प्रियम्बल पढ़वा रही स्कूल में, फुले को, अम्बेडकर को लाना, ये बड़ा ही एक वैचारिक आगे फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप है। देखिए मेरे ख़्याल से जवाहरलाल नेहरू के बाद जी। कांग्रेस में काफ़ी थोड़ा-सा पिछड़ापन आ गया था और जो हुँ, प्रगतिशील विचार, प्रगतिशील राजनीति, वो 2 कदम पीछे चली गई, इसके मुझे कोई शक नहीं है। जी। और अब उसका वो नतीजा भी भुगत रहे हैं कि अवसरवादी तरीके से धर्मनिरपेक्षता को लागू किया गया, तो उसका परिणाम उन्होंने देख लिया। तो अब एक तरफ से तो पूरे देश की धुरी धार्मिकता की तरफ ढकेली गई है, उसका विरोध करना थोड़ा वक़्त लगेगा। पर हुँ, सिद्धांतों के आधार पे मेरे ख्याल से कांग्रेस, वामपंथी दल और दलितों में जो महत्वपूर्ण ताकतें हैं, वो इस बात को समझ रही हैं कि अगर हम बाबा साहब, ज्योतिराव फुले और इवन मैं कहूँगा रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, हुँ, भगत सिंह, अगर इनके सिद्धांतों को हम सामने नहीं रखेंगे, तो हमारी राजनीति एक मजबूत आधार पे नहीं होगी। और उसमें जहाँ तक ज्योतिराव फुले का सवाल है, डॉक्टर अम्बेडकर का सवाल है, पेरियार रामास्वामी नायकर का सवाल है, मैं कहता हूँ ये हमारी किताबों का कंपल्सरी पार्ट होना चाहिए। और मैं उम्मीद हुँ, करता हुँ, हूँ कि कांग्रेस इस बात को पहचानेगी कि जो जाति आज तक नहीं जा रही आसानी से, अगर उसका हुँ। हमको विनाश करना है जैसा बाबा साहब कहते थे, तो उनके विचारों की गहराई को अगली पीढ़ी तक ले जाना ज़रूरी है, ताकि एक धरातल पर हम इसका पूरा-पूरा मुकाबला कर सकें। राहुल गांधी और कांग्रेस जी, अब कास्ट सेंसस की बात कर रही है, सोशल जस्टिस की बात कर रही है, तमाम ये मुद्दे उभर कर आ रहे हैं। जब कांग्रेस का अगर 40 साल का शुरुआती इतिहास देखेंगे, तो जी, केंद्र से जो लेफ्ट की तरफ उनका झुकाव था, थोड़ा वेलफेयर स्टेट, सोशलिस्टिक जी, जी। पैटर्न, ये सब था और बीच में थोड़ा-सा डेविएट हुआ है। तो क्या कांग्रेस अपने आप को इतिहास लेखन से लेकर और एजेंडे दोनों तक वो रीइन्वेंट कर रही है फिर से? मुझे तो ऐसी उम्मीद है और हो भी रहा है। ऐसा अगर आप देखिए, अगर कर्नाटका इसकी शुरुआत है, तो देखिए जहाँ भी कर्नाटका में कांग्रेस सरकार मेजॉरिटी में आई और उसका जी। जो रियल वास्तविक सत्य है, वो सामने ला रही है। अब जब वो कह रही हुँ, है कि हम नफ़रत फैलाने वालों को बैन करेंगे, उन्होंने काफ़ी हुँ, हिम्मत से किया, ये बात बहुत हिम्मत वाली है। अब आज देखिए उन्होंने किताबों में ये परिवर्तन लाए, तो उनके खिलाफ सब पूरे खड़े हो गए हैं ये दक्षिणपंथी धर्म हाँ, के राजनीति करने वाले लोग, तो हिम्मत तो दिखा रही है और ये हिम्मत को हुँ, पूरी तौर से दिखाएगी, तो ही मेरे ख़्याल से हम आगे का एक अच्छा रास्ता बना सकेंगे। क्योंकि पिछले 30 सालों में देश की राजनीति को दक्षिण पंथ की तरफ बहुत धकेला गया है, विचारों हुँ, को हुँ, दक्षिण पंथ की तरफ धकेला गया है और जो सामाजिक न्याय की बात है, आर्थिक न्याय की बात है, अ अ अ, ये हमारे लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की बातें हैं, वो काफ़ी पीछे धकेली गई हैं। तो अभी काफ़ी हुँ, हिम्मत से एक विपक्षी एकता की ज़रूरत है और विपक्षों में इस बात पे तो सहमति होना चाहिए। इस बात में अगर हुँ, सहमति का कोई मुझे रास्ता इसका कोई विकल्प नहीं दिखता। निश्चित रूप से इस बात पर उनमें सहमति होगी और वो अगर इस रास्ते पर आएँ, तो देश की जनता का बड़ा हिस्सा उनको पहले से ज़्यादा समर्थन देगी। एक तो अभी
महंगाई की मार, बेरोजगारी का सवाल, किसानों की समस्याएं, अल्पसंख्यकों की समस्याएं, दलितों पर बढ़ते हुए अत्याचार, महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार, पहलवानों का आंदोलन, ये उसमें लेटेस्ट कड़ी में है। और अभी देखिए में डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और वो अभी जो महिला ग्रुप्स वहां गए थे, उन्होंने बिल्कुल ये जारी किया है कि कैसे आदिवासी जो ज्यादा क्रिश्चियंस हैं उन पर एक प्रकार से प्रहार हो रहा है, उनकी जमीनों को हड़प कर क्या करना चाहते हैं ये। तो इन सब के पीछे, इन सब के विरोध में देश में एक वातावरण तो बन रहा है। तो अगर पूरे सिद्धांतों के आधार पर, और सिद्धांत ही हमारे सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सिद्धांतों के आधार पर विपक्ष एकता बनाएंगे और ये कर्नाटक मॉडल पे अगर आगे चलेंगे तो मुझे बहुत उम्मीद है आगे आने वाले चुनाव में सफलता की और एक सही रास्ते पर आने की। पार्टी से ज्यादा मुझे महत्व है सिद्धांतों का, और वो सिद्धांत जो है हमारे लोकतंत्र के हों, धर्मनिरपेक्षता के हों, सामाजिक न्याय के हों, इनके लिए हमारे पास सबसे ज्यादा आदर होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, प्रतिबद्धता होना चाहिए। शुक्रिया सर। और ये इतना शानदार बातें आपने कही कि सिद्धांतों पे एका जरूरी है विपक्षी में, और सिद्धांतों पे इतिहास लेखन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक आर्थिक न्याय के साथ साथ इतिहास लेखन के सिद्धांत पर भी विपक्षी एकता बहुत जरूरी है, क्योंकि राइट विंग अपनी पूरी पॉलिटिक्स, अपनी लेगेसी और अपना जस्टिफिकेशन इतिहास से ही लेता है। हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना जो है वो इतिहास से ही आ रही है 21वीं सदी में। तो जो देश का नेशनल मूवमेंट एक सेकुलर नेशनल मूवमेंट था लार्जली, उसके बाद भी सेकुलर स्टेट बनाने की कोशिश की गई, उसको नेस्तनाबूद आरएसएस बीजेपी इतिहास लेखन के द्वारा ही कर रही है। तो जो लोग समाज के सेकुलर फैब्रिक में, न्यायिक फैब्रिक में विश्वास करते हैं, उनको इतिहास लेखन में भी, इस सिद्धांत में भी एक तरह से आपस में एकता बनानी पड़ेगी। पूरा वीडियो देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच।